आपका बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सभी विद्यार्थियों को आज की शाम की शुभकामनाएं। सभी देखेंगे यहाँ पर पॉइंट को। हम पढ़ने वाले हैं प्राणी जगत के बारे में अगले पॉइंट के विषय पे। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट ये होने वाला है जहां पे हम प्राणी जगत को डिटेल में समझेंगे कि प्राणी जगत क्या होता है, कैसी कैसी चीजें होती हैं और कहां पर आगे का पॉइंट क्या होगा। ठीक है, चलिए तो बिना लेट किए हुए अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई गई बेटा वो बहुत स्लोली तुम्हें समझाई गई है और ये हमारा 6 नंबर का अब फाइलम आएगा हमारे पास में। ठीक है, क्योंकि हमने पोरीफेरा को पढ़ लिया है, हमने सिलेंट्रेटा को पढ़ लिया है, हमने टीनोफोरा को पढ़ लिया है, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस एंड एनलिडा ऑल्सो। अब बचा है आर्थ्रोपोडा। तो इसके बाद के फाइलम तो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे भी हैं, तो इनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन कम से कम ये 5 फाइलम के ऊपर मुझे ऐसा लगता है बहुत क्वेश्चन, 6 फाइलम जो मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत पूछा भी जाता है। जब भी हम तैयारी कर रहे हो तो ऐसी तैयारी कर रहे हो कि मतलब हर दिशा की तैयारी हो रही हो। मतलब अगर हम 11 की तैयारी कर रहे हैं तो 11 के साथ हमारा नीट का पोर्शन बढ़िया डेवलप हो जाए, और अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट के लिए मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब हम जिस भी स्टैंडर्ड में हैं हम ऐसी तैयारी करें कि वो हमें हमेशा काम आए। तो ये तो एग्जाम के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं वो तो है ही साथ में हमें अपनी इज्जत भी तो बचानी है ना यार। बायोलॉजी पढ़ के अगर हम किसी जगह पे पहुंचेंगे तो वहां पे कोई बायोलॉजी वाला तुमसे पूछ दिया कुछ एनलिडा के बारे में जानते हो तो तुम्हें पता तो होना चाहिए ना। तो दैट्स वाई इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए पढ़ो, ना कि या एग्जाम तो फिर निकल ही जाएंगे, कोई समस्या उसमें है नहीं। चलिए तो बिना लेट किए हुए अब स्टार्ट करते हैं आज की पॉइंट, क्योंकि अब हमें क्या पढ़ना है तो अभी हमें देखना है अगले फाइलम के बारे में। उससे पहले मैं बाकी फाइलम को थोड़ा हल्का रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को। लास्ट तक में हम लोगों ने एनिमल किंगडम ही पढ़ा था और उसमें फाइलम के बारे में पढ़ते ही जा रहे हैं और अगले कुछ दिन तक लगातार पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, तो फाइलम को पढ़ने का सबसे पहला रीजन, अब तुम्हारा काम क्या होता है, सबसे पहले इस चीज पे आओ कि अब हमने पढ़ लिया है कौन कौन सा फाइलम। तो अब पॉइंट आ गया हमारे पास में, फिर से लिखो कि ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास में पोरीफेरा। हमारे पास में पहला मटेरियल आ गया हमारे पास में, हमने पहले पढ़ा पोरीफेरा। ठीक है, ये आ गया। फिर दूसरा वर्ड आ गया, इसे अपन कहते हैं निडारिया, इसी का दूसरा नाम सिलेंट्रेटा है। फिर तीसरे नंबर का फाइलम हमारे पास में आ गया हमारे पास में टीनोफोरा। उसके बाद चौथे नंबर पे पॉइंट आ गया प्लेटीहेलमिन्थेस, है ना, और 5वें नंबर पे पॉइंट आ गया एस्केलमिन्थेस, ये आ गया। एंड लास्ट पॉइंट 6 नंबर पे फिर हम लोग पढ़ते हैं तो वो एग्जांपल आ जाता है एनलिडा। ठीक, अब इन सभी को पढ़ते समय अब किन किन बातों पे आपको बात करना चाहिए। तो मुझे एक बात तो क्लियर है यार कि तुम्हें इन सभी फाइलम पे कम से कम समिति के आधार पर, कम से कम संगठन के आधार पर, कम से कम डिप्लो ट्रिप्लो के आधार पर तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी जानते हो कि इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर लेवल का है। ये सेल मतलब शॉर्टकट में लिख दूं मैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ये एक लाइन क्लियर हो गई। ठीक है, ये शॉर्टकट है, ये सिर्फ तुम्हें ही समझ में आएगा ओटी का मतलब क्या होता है, तो तुम बनाते समय इस बात को ध्यान रखना। फिर अब ये हो गई समिति की संगठन, ये हो गया संगठन के बाद अगला पॉइंट आता है समिति। और जब अपन समिति को लिख रहे हैं, ठीक है, जब अपन समिति को लिख रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, ये हो गया सी वाला पार्ट, ये इसके बाजू में यहां पर समिति बना देना। तो समिति आप सबको पता है भाई कि इसके पास में असमिति, असिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, ये बड़ा वर्ड आता है रेडियल, ये भी आता है रेडियल, ये आ गया बाइलेटरल, ये आ गया बाइलेटरल, ये भी आएगा बाइलेटरल, द्विपार्श्व समिति। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मतलब चीजों को मतलब मैंने रिवीजन करा दिया एक बार, अपनी चीजों को बिल्कुल याद रखना है कि ये कहानियां आपसे बननी चाहिए। ऐसे ही ट्रिक बनाना, मैं सीटी एसी ऐसा कुछ लिख रहा हूं, तुम लोग पूरा लिख सकते हो, तो कम से कम आधे 6 को तो पढ़ लो यार, क्योंकि आधा कंप्लीट हो गया तो आधा तो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें पॉइंट मुख्य लक्षण पे क्वेश्चन आते हैं कि इसके बारे में मुख्य लक्षण बताओ क्या होता है। मुख्य लक्षण की बात जब आती है तो ये याद रखना, पोरीफेरा के पास में पोर है, वाटर कैनल सिस्टम है, मतलब इसे अपन कहते हैं कि नाल तंत्र कहेंगे। इसके पास स्पॉन्जिन का बना हुआ बाह्य कंकाल है। इसके पास में प्रेजेंट है स्पिक्यूल, वही बाह्य कंकाल जो प्रेजेंट था।
इसके पास में प्रेजेंट है कोइनोसाइट सेल एंड आपके पास में कॉलर सेल। खत्म। निडारिया के पास में निडोब्लास्ट है मुख्य रूप से। पॉलिप और मेडुसा का अंतर है, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। टीनोफोरा के पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके पास बायोल्यूमिनेंस होता है, मतलब जैव संदीप्ति होती है। प्लेटीहेल्मिन्थस चपटा होता है, और चपटा होने के साथ साथ एक लाइन ना बहुत पूछी जाती है बेटा, और वो थोड़ा सा पढ़ते समय याद रखना कि ये सारे के सारे जो है ना, इनमें से एक एग्जांपल यहां पर ऐड कर लेना आपने थ्योरी में, कि इनमें से एक वर्ड आता है बेटा, इसे अपन कहते हैं टैपवॉर्म। टैपवॉर्म मतलब होता है फीता कृमि। एकमात्र फीता कृमि ही ऐसा है जो यहां पर सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड का मतलब ये होता है कि ये खंडन, इसमें खंडीकरण रहता है। ये थोड़ा सा प्रीवियस लाइन पे ऐड कर लेना, वहां पर हम लोग थोड़ा सा इसे मिस कर गए थे एक लाइन को, तो वहां पर इसे आपको इसको ऐड कर लेना है कि बाकी सारे प्लेटीहेल्मिन्थस में कहीं खंडीकरण नहीं पाया जाता, लेकिन टैपवॉर्म, ये जो खंडीकरण फीता कृमि है ना, जो प्रेजेंट था किसमें, वो पॉर्क टैपवॉर्म जिसे अपन कहते हैं, टीनिया सोलियम, उसको पास वो खंड खंड में बना हुआ रहता है। बाकी सब विखंडित नहीं रहते, बाकी यही खंडित बस रहेगा। एस्केलमेंथीज के ऊपर में क्वेश्चन आता है, तो एस्केलमेंथीज में तो अपन जानते ही हैं कि इसे राउंड वॉर्म कहते हैं। इसमें आता है स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड, इसमें आता है आपका प्लानेरिया वगैरह भी आ सकता है, ठीक है, सॉरी सब कुछ इसमें आते हैं, है ना, लीच आ जाएगा सॉरी इसमें से, है ना, तो ये सब, सॉरी लीच कह रहा हूं मैं, मतलब वो स्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड इसमें आ सकता है ना, तो इसके अलावा एनसाइक्लोस्टोमा आ सकता है। तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे आपका एस्केलमेंथीज में। एग्जाम्पल सबका पूरा पढ़ना, फिर से एक बार पूरा एग्जाम्पल लिखना कि कौन कौन किसमें क्या आता है, ठीक है। पोरीफेरा में साइकॉन आ जाएगा, जिसे अपन साइफा कहते हैं। इसके बाद हमारे पास में यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। निडारिया में तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताया था, उसमें सबसे ज्यादा याद रखना पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है, पिनिट्यूला। उसके बाद गोर्गोनिया, मिएंड्रिना, ब्रेन कोरल जिसे अपन कहते हैं, ठीक है, एडमसिया, ओबेलिया, ऑरेलिया और हाइड्रा, ये सबको याद रखना है। टीनोफोरा में आ जाते हैं, तो टीनोफोरा में तो आता है प्लीरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना। प्लेटीहेल्मिन्थस में, फ्लैटवॉर्म में तो बहुत सारे हमारे पास में है ही हैं, उन सबको हमको लिखते रहना है, ठीक है। फ्लैटवॉर्म में ये सब आते हैं, प्लानेरिया आ जाता है ना, ये सब एग्जांपल आ जाएंगे। एस्केलमेंथस मैंने तुम्हें बता ही दिया कि एस्केलमेंथस में क्या क्या, स्कैरिस आ सकता है, एनसाइक्लोस्टोमा आ सकता है, ये एग्जांपल है। एंड लास्ट वन इज एनलिडा। अब हम एनलिडा के ऊपर में आ जाते हैं। एस्केलमेंथस के ऊपर में एक चीज और यहां पर ऐड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, कि इसकी जो एपिथेलियल होती है, एपिथेलियल का मतलब होता है बाह्य त्वचा। एपिथेलियल का मतलब होता है बाह्य त्वचा, ये बहुकेंद्रकीय होती है। ये एक लाइन भी यहां पर ऐड कर लेना, बहुकेंद्रीय होती है। सिंथेटिकल होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है, बहुत सारा केंद्रक उसके पास में पाए जाते हैं, ये एस्केलमेंथस है। फिर लास्ट पॉइंट आता है एनलिडा, और एनलिडा को तो अपन बहुत हद तक जानते हैं कि एनलिडा में कौन कौन आता है, तो हमारे पास में वो है, क्या नाम है, फेरेटिमा। फेरेटिमा मतलब मैंने बताया था केचुआ, सॉरी नॉट केचुआ, हाँ केचुआ, ओके केचुआ, उसे अर्थवॉर्म कहते हैं। दूसरा वर्ड आता है लीच, हेरोडिनारिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल आते हैं। और लास्ट में फिर हमारे पास में जो प्लानेरिया, जो सॉरी नैरिस, जो हमारे पास में क्या आता है, नैरिस, जिसे अपन कहते हैं सैंडवॉर्म, ये एग्जांपल आ जाता है। याद रखना कि एनलिडा के पास में, इन सब के पास में कुछ खास पॉइंट है। उन खास पॉइंट को अपने दिमाग में एकदम बढ़िया गहनता से बैठा लो, तो जितनी बार तुम इसे बार बार रिवीजन करते जाओगे, उतनी बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बढ़िया होता चला जाएगा। तो एक बार तुम इनके जनन के ऊपर में बात करो, सिर्फ जनन, सबका जनन ही जनन पढ़ डालो। फिर एक बार इनके मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ डालो, ठीक है। जैसे एनलिडा में आता है कि अर्थवॉर्म और जो आपके पास में लीच है, मतलब कीचुआ और जो जोंक है, ये दोनों उभयलिंगाश्रयी होते हैं। इनको चलने के लिए जो है ना सेटा की आवश्यकता होती है, और जो नैरिस होता है उसके पास पैरापोडिया होता है। समझ में आ रही बात ना। हमारे पास में जो प्लेटीहेल्मिन्थस होता है, इनके पास फ्लेम सेल होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, पढ़े ना हम लोग इसमें, इन सबके पास नहीं होता है। एस्केलमेंथस जो होता है, इसके पास ग्रसनी पाई जाती है। एनलिडा जो है, इसके पास पहली बार मुख और एनस दोनों पाया जा रहा था, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव मटेरियल जो है किसी के पास में था, तो वह एनलिडा में था। हाइपोस्टोम किसके पास में था, निडारिया के पास में। तो खुद से सवाल पूछो, खुद से कहानियां बनाओ, जितनी बार तुम इसे बनाते जाओगे उतना बढ़िया तुम्हें समझ में आता चला जाएगा। रिवीजन करना, कहानियां बनाना, लास्ट क्लास से मैंने पढ़ा एक बार फिर से, इसलिए मैंने पूरा रिवीजन करा दिया एक बार, हल्का शॉर्टकट, ताकि तुम्हें बढ़िया से एक बार याद हो जाए।
अब हम आते हैं 7वें नंबर के फाइलम में, और 7वें नंबर का फाइलम आपका स्वागत करता है, उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। 7th फाइलम जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। नाम लिखते ही आपके सामने कुछ डायग्राम आ रहे हैं, उन डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या क्या पढ़ोगे आप आर्थ्रोपोडा के बारे में? तो पहला वर्ड आ गया बेटा आर्थ्रो। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब होता है जहां पर संधि, जहां पर क्या है, संधि है, मतलब जुड़ाव महसूस होगा, संधि। और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। पोडा मतलब पैर, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, और अपेंडेजेस का मतलब होता है उपांग। अब जब अपेंडेजेस यानी उपांग हम कह रहे हैं पोडा का, इसका मतलब है उपांग, और ये अपेंडेजेस हो गए। तो जहां पर संधि होगा, उपांग के बीच में संधि, उपांग और दूसरा वर्ड आ गया संधि। ऐसे जो भी जानवर जिनके उपांग में संधि होगी उसे अपन ज्वाइंट पाया जाएगा उनके उपांग में, दे आर कॉल्ड आर्थ्रोपोडा। ज्वाइंट अपेंडेजेस, इनके हाथ पैर एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। जुड़े मतलब ऐसे मान लो भी आधा भाग है, आधा भाग ऐसे जुड़ा हुआ है ना, तो वैसे उनके पास में भी अपेंडेजेस जुड़े हुए रहते हैं अलग से, उसे अपन ज्वाइंट अपेंडेजेस कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम। ये लाइन भी यहां पर लिख लेना कि इस फाइलम कैसा है बेटा, यहां पर इसे लार्जेस्ट फाइलम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह फाइलम जो है वो कैसा है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। दुनिया में जितने भी जानवर हैं, दुनिया में जितने भी जानवर हैं, ये याद रखना, दुनिया में जितने भी जानवर एनिमल्स हैं उनका 2/3 होता है। 2/3 का मतलब होता है कि 2/3। दुनिया में अगर मान लो स्पीसीज 10 है तो उसमें से 7 स्पीसीज जो है वो आर्थ्रोपोडा की। ये लाइन याद रखना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट तरीके से लिखते चलना। अब यहां पर तुम्हें समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लास के आखिरी में मैं एक बार फिर से फुल रिवीजन कराऊंगा, फुल चार्ट बनवाऊंगा, अपने तरीके से बनवाऊंगा, ताकि तुम्हें जो चीजें मतलब एक एक करके याद करने में हो सकता है, लेकिन पूरी चीजों को एक साथ याद रखना थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है। तो इसलिए क्लास के अंत में मैं आप लोग को एक आखिरी फ्लो चार्ट बनवाऊंगा जिसमें लगभग सभी फाइलम के बारे में पूरी जानकारी लिखी रहेगी। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। ये आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, जिसमें जितने भी एनिमल्स हैं। अच्छा, इसमें कीट आते हैं, कीट यानी इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब दुनिया के सारे कीट जो हैं इसी में आते हैं। और फिर आप 12th में जाकर पढ़ोगे कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनका 70% भाग जो है वो कीट होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स का 70% पार्ट कीट कवर करके रखता है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा की ही है। जितनी भी प्रजातियां हैं उसका 2/3, 2/3 वो मतलब पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही तो सबसे बड़ा संगठन है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई प्रजाति पाई जाती है तो उस प्रजाति का नाम इंसेक्ट। आप भी आसपास अपने आसपास के वातावरण में देखो तो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भेड़, बकरी दिखाई देगा, लेकिन कीड़े, चींटियां, मक्खी, मच्छर, है ना, आपको क्या बोलते हैं, तितलियां, ये हजारों दिखाई दे सकती हैं। बहुत सारी वेराइटीज में दिखाई देगा। और ये जो इतनी वेराइटीज में दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये लोग हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा वेराइटीज किसी में है तो आर्थ्रोपोडा में ही है। अब आता है इसका सामान्य सा बेसिक पॉइंट आता है कि सभी जानते हैं, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं, इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। पहली बार हम ये मान सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो पार्ट आता है उसमें अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है, ऑर्गन सिस्टम इनके पास में पाया जाएगा। तो ऑर्गन तो जो है वो है ही है, इसके पास ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, कुछ तंत्र पाए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है ये द्विपार्श्व सममिति के होंगे, ये तो क्लियर ही है भाई कि इनके पास बायलेटरल सिमेट्री होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, दैट्स वाई त्रिकोणिकी होंगे। ये लाइनें मुझे नहीं लगता कि आप लोग को बार बार पढ़ानी चाहिए। ये लाइन तुम्हें अब याद कर लो कि यार तुम्हें सममिति, डिप्लो, ट्रिप्लो और सिलोम और गुहा है कि नहीं है, सेगमेंट है कि नहीं है, ये 5 पॉइंट पे क्वेश्चन नहीं मतलब छूटना नहीं चाहिए। मतलब इतना तो बन ही जाए कि यार ये जो है अंग स्तर का संगठन होगा, अंग तंत्र स्तर का, उसके बाद द्विपार्श्व सममिति होंगे, पता ही है, बायलेटरल सिमेट्री होगा, इसके बाद इनके पास त्रिकोणिकी होंगे, विखंडित होंगे और प्रगुही प्राणी होंगे। ये भी याद रखना है, स्केलमेंथिस के बाद, एनेलिडा के बाद जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रगुही। तो लाइन से आप इसमें सेगमेंटेशन लिख सकते हो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा।
ऑर्गन और सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके बाद ये जो होंगे बेटा यहां पर नॉट डिप्लोब्लास्टिक, ये होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे ये लोग। इसके बाद जो है इनके पास में बाइलेटरल सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए इनके पास में। इसके अलावा इनके पास में सीलोम होना चाहिए बच्चे, सीलोम। एंड लास्ट वन इज अ सेगमेंटेशन। ये एनलिडा के बाद इसी में बस पाया जाता है, और एक बात कॉर्डेटा में। तो ये 5 पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया ना भाई। पहले इस 5 को हमने क्लियर कर लिया तो आधा काम हमारा क्लियर हो गया। अब मुख्य मुख्य पॉइंट पे आते हैं, बस उसी को समझ में आएगा। सबसे जरूरी क्वेश्चन, और जो बार बार पूछा गया था, जो मैं आपको उस दिन क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछ डाला था कि आर्थ्रोपोडा का शरीर कैसा बना हुआ रहता है। कॉकरोच में पढ़ोगे इसके पास काइटिनी का बना हुआ बाह्य कंकाल होता है, काइटिन कहते हैं इसको। काइटिन एक प्रकार का प्रोटीन है ये, और इसका बना हुआ बाह्य कंकाल रहेगा। आपने कॉकरोच देखा है, कॉकरोच बाहर से ऐसा साइन करता रहता है ना, वो साइन करने के पीछे रीजन ये है कि उनके पास काइटिन का बना हुआ, काइटिन CHITNE, काइटिन का बना हुआ, काइटिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इसका बना हुआ बाह्य कंकाल से पाया जाएगा। ये आर्थ्रोपोडा का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसका बाह्य कंकाल किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। ये सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे बड़ा फाइलम है, इसमें सबसे ज्यादा कीट आते हैं। इसके अलावा पृथ्वी का 2/3 भाग है, और इसमें क्या आता है, अंग स्तर का संगठन है। त्रिकोरिकी होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरिकी होते हैं। इसके अलावा बाइलेटरल सिमेट्री होता है, प्रगुहा पाया जाएगा, दे हैव सीलोम, और विखंडित होते हैं, काइटिन से बना हुआ बाह्य कंकाल इनमें पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा पे बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैंने बताया ना, इसके बाद सारे के सारे बस गिनी चुनी बातों पे क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले जितना भी है वो सब लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले के सारे डिटेल आते हैं। एस्केलमेंथिस का एग्जांपल, एस्केलमेंथिस की प्रॉपर्टी, एस्केलमेंथिस का सब कुछ, एनलिडा के बारे में भी सब कुछ पूछा जाएगा, प्लेटिहेलमिन्थिस के बारे में सब कुछ पूछा जाएगा। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है उसमें, लेकिन यहां पर चीजें आसान रहेंगी। अब अगर हम इनके शरीर को देखें तो इनका शरीर जो है ना सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। मैंने जैसे ही कहा कि इनके पास सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो इन सेगमेंट में कुछ भाग जो है वो खंड जो है वो हृदय का रहेगा, मतलब सर का रहेगा, हेड का रहेगा। कुछ भाग थॉरेक्स यानी वक्ष का रहेगा, और कुछ भाग उदर का रहेगा। ये 3 तरीके से रहते हैं। आर्थ्रोस का मतलब होता है संधि, और पोडा का मतलब होता है उपांग, इसलिए संधि युक्त पाद होता है। इस शब्द का मतलब यही होता है कि इनके जो पैर हैं, पाद हैं, वो संधि युक्त होते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट जुड़े हुए होते हैं, और वो उनको ज्वाइंट बना बनाकर रखते हैं। आर्थ्रोपोडा कहते हैं इनको। आर्थ्रोपोडा का शरीर, सही बात है, काइटिन बाह्य कंकाल से ढका रहता है, ये हमको भी पता है, काइटिन ही बाह्य कंकाल से ढका हुआ रहता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उत्सर्जन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये मेलपिघी नलिका का बना हुआ रहता है। उत्सर्जन किसका रहता है, मेलपिघी नलिका का बना हुआ रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बेटा। मैं तीसरी जगह नाम ले रहा हूं अभी। सबसे पहले मैंने बताया था आपको प्लेटिहेलमिन्थिस में कि दे हैव फ्लेम सेल, उनके पास फ्लेम सेल था, इसे प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया एनलिडा के पास में कि इनके पास में नेफ्रिडियम होता है, नेफ्रिडियम होता है उनके पास में, वृक्क नलिका ऐसा कुछ कहते हैं। फिर यहां पर आ गया मेलपिघी नलिका है, मेलपिघियन स्टिब्यूल। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि जितने भी आर्थ्रोपोडा है उनका उत्सर्जन कैसे होता है, तो उत्सर्जन के लिए पहली बार कोई कोशिका पाई जा रही है इनके पास में, और उस कोशिका का नाम है मेलपिघियन स्टिब्यूल। ये बहुत खास कोशिका है। अब अगला पॉइंट आता है कि ठीक है, अगर मेलपिघियन कोशिका हो तो दूसरा पॉइंट आता है श्वसन। ये बहुत पूछा जाएगा, श्वसन कैसा होगा। जब आपसे श्वसन पूछा जाएगा तो याद रखना इनके पास में बेटा ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, कुछ लोगों के पास में ट्रैकिया है, कुछ लोगों के पास में लंग्स भी है, कुछ लोगों के पास में इनके पास में ब्रोंकियोल भी है, मतलब बुक लंग्स भी है, इनके पास गिल्स भी होता है। गिल्स यानी समझते हैं ना, क्लोम। अब ट्रैकिया किस में रहेगा, जैसे ट्रैकिया प्रेजेंट होता है तो बेटा याद रखना ट्रैकिया वो जानवर, जैसे मान लेते हैं कॉकरोच, ठीक है, जैसे हो गया यहां पर इसमें कॉकरोच, तिलचट्टा, ठीक है, कॉकरोच के पास में ट्रैकिया पाया जाएगा।
या ट्रैकियोल जिसे अपन कहते हैं, श्वासनाल। लंग्स पाया जाता है, इसे मान लेते हैं स्पाइडर में, ठीक है, बिच्छू में, स्कॉर्पियन में पाया जाएगा, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू में पाया जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात को? तो स्पाइडर स्कॉर्पियन के पास में लंग्स पाया जा सकता है। बुक लंग्स एंड लंग्स गिल्स किस में पाया जा सकता है? तो गिल्स जो होते हैं बेटा, जैसे मान लो अब ये मतलब होता है एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी जलीय कीट। बहुत सारे कीट ऐसे भी हैं जो जल में पाए जाते हैं, उनके पास में जो है बुक गिल्स पाया जाता है। ये श्वसन की कहानी हो गई। तो श्वसन के लिए इनके पास बहुत वैरायटीज होती हैं। ये लोग स्किन से भी कर लेते हैं। ट्रैकिया, लंग्स, बुक लंग्स, गिल्स, ये सब पाया जाता है। ये एक्वेटिक जीवों की कहानी है, इन सब में पाया जाएगा। इनके बाद अच्छा एक चीज और वहां पर याद रखना कि जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि हमारे पास जैसे मान लो एनलिडा है, एनलिडा है, तो एनलिडा में भी चीजें याद रखती हैं कि इनके पास में भी श्वसन के लिए कौन सा अंग होता है बेटा? तो मुख्य रूप से इनके पास श्वसन के लिए ना दो चीजें होती हैं। पहला चीज तो इनकी स्किन, स्किन को कहते हैं क्यूटिकल स्किन, क्यूटिकल त्वचा, और ये क्यूटिकल की त्वचा ही सारा अवशोषण आदान प्रदान करवाती। और कभी कभी इनके पास में ट्रैकिया भी पाया जा सकता है, इससे भी ये लोग श्वसन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इनके पास में स्वतः सतह से क्यूटिकल की त्वचा से ही स्किन से श्वसन वगैरह कर लेते हैं। बाकी वृक्कक वगैरह तो मैंने बता ही रखा है। तो ये हो गया श्वसन की बात। उत्सर्जन की बात यहां पर मेलपिघी नलिका ने कर दी, उत्सर्जन की बात मेलपिघी नलिका ने कर दी। तीसरे नंबर का पॉइंट यहां पर एक चीज और लग लेना कि परिसंचरण कैसा होता है इनके पास में। तो परिसंचरण तंत्र इनके पास में खुला प्रकार का होगा, खुला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इनके पास में गुहा पाई जाएगी और उस गुहा में जाकर ब्लड को पंप कर दिया जाएगा। तो जितना पॉइंट लिखा है वो तो लिखो लिखो, साथ में ये पॉइंट भी अपने हिसाब से लिख लेना। तो इसके यूनिक फीचर्स क्या हुए भाई? आपको कंकाल, अगर आपसे पूछा जाएगा आर्थ्रोपोडा के सबसे विशेष गुणों को बताओ, वही कंकाल पाया जाएगा काइटिन युक्त। उपांग पाए जाएंगे इनके पास। क्या पाए जाएंगे? उपांग। उपांग जो होता है वो वहां पर टुकड़े टुकड़े में डिवाइडेड रहता है, इनका संधि बनी हुई रहती है उसमें। इसके बाद इनका वक्ष शरीर खंड खंड में बटा हुआ इज अ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इनके पास मेलपिघियन नलिका पाई जाती जो किसी के पास में नहीं पाई जाती। ये हर जगह रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है दे आर मतलब कैसे अपन कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। आपसे कहा जाएगा आर्थ्रोपोडा कहां पर रहता है, तो आर्थ्रोपोडा के बारे में कहा जाता है कॉस्मो, नॉट कॉम्पो, इज अ कॉस्मोपॉलिटन होते हैं लोग। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये होता है सर्वव्यापी। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर इंसेक्ट ये लोग नहीं पाए जाते हैं। आवास इनका, ठीक है, इनका आवास सर्वव्यापी, हर जगह पाए जाएंगे ये लोग। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ये नहीं पाए जाएंगे। श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद इनके पास तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। और तंत्रिका तंत्र याद रखना यहां पर गैंग्लियन के फॉर्म में रहता है, गैंग्लियन के फॉर्म में गुच्छिका बनाकर रखता है ये। और यह सर में नहीं होता, ये गैंग्लियन याद रखना। कॉकरोच का सर भी काट देते हैं तब भी कुछ देर तक वो जिंदा रहता है, क्योंकि इनका पूरा मस्तिष्क जो है ना ये उधर वाले भाग में होता है, ना कि सर पर। तो गैंग्लियन पाया जाएगा। तंत्रिका तंत्र भी इनके पास में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर अगला पॉइंट आएगा जनन कैसे होता है। तो जनन के ऊपर में एकदम सीधी सी बात है बेटा कि ये लोग लगभग लगभग एक लिंगाश्रय ही होते हैं, लगभग लगभग एक लिंगाश्रय ही होता है, सेक्स सेपरेट रहता है। निषेचन मोस्ट ऑफ द केसेस में आंतरिक ही रहता है, आंतरिक इनके पास में निषेचन होता है। परिवर्धन जो है कई बार इनके पास में, परिवर्धन मतलब वही जो पॉइंट होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब यह होता है कि ये जो है मतलब अलग अलग स्टेज को बनाते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है, ठीक है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, लार्वा अवस्था पाई जा सकती है मोस्टली, मुख्यतः जो है लार्वा पाया ही जाएगा। और अगर लार्वा नहीं, जैसे लार्वा आपने देखा होगा तितली, आपको पता है तितली उड़ने से पहले
अपने आप को 5 से 6 7 बार बदलती है। कॉकरोच के जब पंख आते हैं ना, तो उससे पहले वो अपने आप को 13 14 बार बदल चुका होता है, तब जाके उसके पास में पंख आता है। तो कॉकरोच की कहानी जो ऐसी है कि कॉकरोच भाई साहब मतलब एक मोटिवेशनल स्टोरी है उसकी जिंदगी कि पंख आने में उसे जीवन भर का समय लग जाता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं हारता। वो अपने आप को बदलता रहता है। एक बार बदला, 2 बार बदला, 3 बार बदला, 4 बार बदला, 5 बार बदला, और बदलते जो है वो अंत में बदलता है। और सबसे अंत में 13वीं बार जब अपने आप को बदल रहा होता है, अंतिम बार, तब उसके जीवन में पंख नजर आते हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरी का कंक्लूजन ये निकला कि आप मेहनत करते रहे, कहते रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हो सकता है आपके जीवन के पंख उड़ने की जो दशा है वो 13वें बार में आए। तो ये याद रखिएगा। तो ये जो जीवन की परिस्थितियां हैं, ये कॉकरोच ऐसा बदलता रहता है। तो आप इसे परिवर्धन में भी पढ़ सकते हैं कि अप्रत्यक्ष होगा, आंतरिक निषेचन होगा, एक लिंगाश्रयी होते हैं, ये इसकी बहुत बड़ा गुण है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इनके एग्जाम्पल। कीट जो है वो हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ कीट जो है ना वो आर्थिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब इनसे हम पैसे कमा सकते हैं। जैसे एक सामान्य आपने देखा होगा कि हनी मतलब शहद बनाने के लिए हमारे पास में मधुमक्खी चाहिए होती है। अब जो मधुमक्खी चाहिए होती है उसका नाम क्या होता है? एपिस इंडिका। नाम थोड़ा फोकस करना, क्या नाम बोला मैंने? एपिस इंडिका। ये मधुमक्खी है, इससे हम शहद बनवा सकते हैं। दूसरा नाम है बॉम्बिक्सा मोरी, इससे हम रेशम कीट कहते हैं, रेशम बनवा सकते हैं बॉम्बिक्सा मोरी से। इसके बाद लेसिफर होता है, लेसिफर लक्का इसे अपन कहते हैं, लाख कीट होता है, इससे लाख बनाया जा सकता है। लाख जो होता है वो बहुत स्पेशल जो है मतलब मटेरियल है जो बिकने के काम आता है, इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, लाख कहते हैं उसको। सो लाख जो है वो लेसिफर नामक कीट बनाता है। तो ये तीनों कीट जो है वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि इनसे हमें पैसा मिल सकता है। कुछ लोग हमें बीमारियां भी फैलाते हैं कीट में से, जैसे एनाफिलीज मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मॉस्किटो है, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो है। तो ये आपको पता है एनाफिलीज मॉस्किटो जो है जनरली बेटा हमारे पास में क्या फैलाएगा? एनाफिलीज मॉस्किटो हमको फैलाता है मलेरिया। क्यूलेक्स मॉस्किटो डेंगू आदि फैला सकता है। एडीज एजिप्टी जो है हमको फाइलेरिसिस, चिकनगुनिया आदि ये सब फैलाने का काम एडीज मॉस्किटो भी करता है। ये 3 मॉस्किटो ये मच्छर है बेटा, और ये मच्छर हमको बीमारियां फैलाने का काम करते हैं, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद कुछ लोग जो होते हैं यूथ पीडक, मतलब कुछ लोग जो है ना वो इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक हरा हरा कलर का टिड्डा जो बहुत उड़ के चलता है उसे कहते हैं टिड्डा, लोकस्टा उसे अपन कहते हैं, ये टिड्डा है। एंड लास्ट वर्ड में एक वर्ड आता है जीवित जीवाश्म एक कहते हैं, इसे अपन कहते हैं लिमुलस, राजकरकट, लिमुलस, किंग क्रैब कहा जाता है इसे, किंग क्रैब। तो ये जीवित जीवाश्म मतलब ये इसकी इतनी संख्या, इतनी पुरानी, इतना उम्र होता है इसका, इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो फिर से इसके एग्जांपल्स पे पूरा फोकस करो बेटा, और एग्जांपल को पॉइंट बना बनाकर अपने हिसाब से लिखना है। ये डायग्राम है तुम्हारे सामने, इसको बढ़िया देख लो। वेरियस इंसेक्ट, आपके पास में कितने कीट हैं? आप जब कीट की बात करते हैं, वेरियस इंसेक्ट की बात करते हैं, तो आपके पास स्पाइडर है, नो डाउट, ठीक है। स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, ये भी इसी में आता है। इसके अलावा क्रैब यानी केकड़ा जो होता है ये भी इसी में आता है, और प्रॉन यानी झींगा भी इसी में आता है। याद रखना झींगा भले मछली के साथ बेचा जाता है लेकिन वो मछली नहीं है, वो याद रखना ऑर्थ्रोपोड में आता है। ये पूछा जा सकता है कई बार, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड प्रॉन्स ये किस में आते हैं? ये ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसके अलावा ये इतने सारे जो डायग्राम नीचे दिख रहे हैं, ये सब के सब जो जितने भी आपका जू हो गया, मच्छर, मक्खी और जितने भर के जानवर, तितली, कॉकरोच, सब जानते हो, सब के सब आते हैं किसमें? आर्थ्रोपोडा में। सबके सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अब यहां पर डायग्राम लिखा हुआ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में यह आता है कि हमारे पास में आर्थिक रूप से उपयोगी, आर्थिक के लिए मैंने आपको बताया, हिंदी में बता ही दिया, इंग्लिश में एक बार फिर बता देता हूं आप लोग को मैं कि आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले जानवरों का नाम जो आर्थिक हमारे हेल्प करते हैं उनमें नाम है हनी बी। हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी। बताने की जरूरत नहीं है कि मधुमक्खी क्या हमको देता है, क्या देता है? शहद देता है ना। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? मधुमक्खी शहद देता है हमको ये। दूसरा ये बॉम्बेक्सा मोरी लिखा हुआ है, बॉम्बेक्सा मोरी जो है वो रेशम देता है हमको,
रेशम बनाने में मदद करता है, कोकून बनाने में मदद करता है। लेसिफर लक्का, ये लाख बनाने में हमको मदद करता है। किसे मदद करता है? लाख बनाने में हमारी हेल्प करेगा कि लेसिफर लक्का जो है वो लाख बनाएगा। इन सब के बाद हमारे पास में कुछ वेक्टर है। वेक्टर का मतलब होता है वाहक। वाहक, और वो भी किस चीज के? रोग वाहक। ये हमको रोग फैलाते हैं। रोग फैलाने वाले में से बहुत कॉमन से हमारे पास में है एनाफिलीज मॉस्किटो। मैं लिख देता हूं, ये क्या फैलाता है? मलेरिया। यह मलेरिया फैलाता है। इसके बाद हमारे पास में क्यूलेक्स मॉस्किटो है। क्यूलेक्स मॉस्किटो कई बार जो हमारे पास में जो है ना डेंगू जैसी खास बीमारियों को फैलाने का काम जो है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो का होता है। इसके बाद एडीज एजेप्टी मॉस्किटो आता है। तो एडीज एजेप्टी के मॉस्किटो मैंने आपको बताया है कि इससे जो है फाइलेरिसिस फैल सकता है। क्या फैल सकता है? फाइलेरिसिस फैल सकता है। फाइलेरिसिस फैल सकता है इससे। इन सब के बाद हाउस फ्लाई है हमारे पास में, और आप तो इसको जानते ही हो हाउस फ्लाई से कितनी बीमारियां फैलती हैं भाई। डायरिया, ये वो डायसेंट्री, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हाउस फ्लाई से फैल सकती है। अमीबियोसिस, बहुत सारी बीमारियां हाउस फ्लाई से फैलती हैं। इसके बाद ग्रिगेशियस पेस्ट, यूथ पीड़क। पीड़क यानी जो पौधों को मारने का या मतलब पेस्ट की तरह काम करेगा, नुकसान पहुंचाने वाला काम करेगा, तो लोकस्टा उसे अपन कहते हैं। ये है लोकस्टा, देखा है ना ऐसा टिड्डा? ये टिड्डा जो लोकस्टा उड़ उड़ के चलता है, ये लोकस्टा, ये पीड़क है, ये पौधों को नुकसान पहुंचाता है। एंड लास्ट वाला लिविंग फॉसिल, मतलब इसे कहा जाता है जीवित जीवाश्म। और जीवित जीवाश्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उम्र इतनी पुरानी होती है कि ये देखते ही लगेगा कि ये जीवाश्म है, मरा हुआ है। ये देखो, इसे अपन कहते हैं लिमुलस किंग क्रैब। बहुत सारे देशों में इसे खाते भी हैं, ठीक है, लेकिन ये किंग क्रैब जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है। उसको देखने पे लगता है वो मरा हुआ है, पर वो रहता जिंदा है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर बन जाता है लिमुलस किंग क्रैब का, ये यहां पर पॉइंट बनेगा। तो बात समझ में आई यहां पर? तो इस तरीके से हमने इतना लंबा फाइलम और सबसे जरूरी फाइलम को यहां पर पढ़ लिया बेटा। और याद रखना कि हमारे पास में आ गया आर्थ्रोपोडा। अब एक बार फटाफट रिवीजन करा रहा हूं, फटाफट पॉइंट को लिखना कि आर्थ्रोपोडा में आपको पढ़ना क्या क्या है। आर्थ्रोपोडा में अगेन हम वही पॉइंट को पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट बनाऊंगा मैं आवाज का। आवाज जब होता है तो मैं कह दिया मैंने इसमें कि कॉस्मोपॉलिटन है बेटा। ये कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्वव्यापी, हर जगह है, हर जगह। दुनिया में ऐसी कोई जगह जहां यहां पर नहीं है। फिर अगला पॉइंट आएगा, इसके ऊपर में आएगा सम्मिति। सम्मिति आ गया, द्विपार्श्व सम्मिति। द्विपार्श्व सम्मिति पे क्वेश्चन आ जाएगा ये हो गया। फिर द्विपार्श्व सम्मिति के बाद ये होते हैं त्रिकोरकी। अगर जब त्रिकोरकी है तो त्रिकोरकी के कौन से प्रकार के? प्रगुहा। ठीक है, प्रगुहा के बाद कौन सा प्रकार आएगा? तो प्रगुहा के बाद इसमें पॉइंट आता है कि ये हो गया यहां पर द्विपार्श्व सम्मिति हो गई। इसके पास मतलब क्या बोलेंगे उसे? अंग तंत्र स्तर का संगठन। अंग तंत्र का कहा पाया जाएगा? संगठन पाया जाएगा, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन के पास पाया जाएगा। फिर क्वेश्चन आएगा और क्या बताओ, ये मतलब खंडीकृत होते हैं। खंडीकरण होता है इसमें, सेगमेंटेशन, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, खंडीकरण पाया जाएगा इनके पास में। अगला पॉइंट आएगा कि इनके पास में पाचन तंत्र, तो ये तो कंप्लीट पाया जाएगा बच्चे, ये तो पाया ही जाना है इनके पास में कंप्लीट पाचन तंत्र। फिर वर्ड आ जाता है उत्सर्जन। फिर से लिखो फटाफट, उत्सर्जन का क्या आता है? मैलपिघियन ट्यूब्यूल। मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स। इसके बाद उत्सर्जन के बाद आता है मतलब यहां पर परिसंचरण। परिसंचरण जो होता है, एनसीईआरटी को ज्यादा लिखती नहीं क्योंकि इसके बारे में ज्यादातर ना कॉकरोच वाले चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है। तो परिसंचरण जो होता है वो खुला प्रकार का होगा। इससे पहले जो एनलिडा था उसमें बंद प्रकार का था, इसमें जो है वो खुला प्रकार का है। कंपेयर कर लेना यहां पर, ठीक है, खुला प्रकार का है। खुला क्यों कहते हैं? क्योंकि वो साइनस में पंप करता है। उसके बाद आ जाता है उत्सर्जन के बाद में आ जाएगा जनन। अच्छा, तंत्रिका तंत्र भी लिख लो। तंत्रिका जो होता है वो गैंग्लियन होगा। गैंग्लियन ज्यादातर भाग उदर में होगा। ज्यादातर भाग कहां पर होगा? उदर में होता है। इसका मैक्सिमम पार्ट उदर में रहता है। तंत्रिका तंत्र के बारे में बोला जाएगा। फिर आएगा जनन। ये लोग होते हैं बेटा एक लिंगाश्रय। क्या होता है? ये लोग होते हैं एक लिंगाश्रय। ठीक है,
अब एक लिंगाश्रयी के बाद, ठीक है, तो इसका जो जनन होता है वो एक लिंगाश्रयी होगा। अब जब एक लिंगाश्रयी है तो इसमें निषेचन कैसा होगा, तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि निषेचन कैसा होना चाहिए, तो निषेचन होगा बेटा इसमें आंतरिक। कैसा होगा? आंतरिक। याद होते जा रहा है, चीजों को एकदम क्लियर करते जाना। आंतरिक निषेचन होगा। अप्रत्यक्ष परिवर्धन होगा। अप्रत्यक्ष परिवर्धन जो है, अप्रत्यक्ष मतलब लार्वल स्टेज इसमें पाया जाएगा। ठीक है, अब इन सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बेटा इसका एग्जाम्पल। अच्छा, श्वसन तंत्र कैसा होगा? श्वसन की भी बहुत कहानी है भाई। मेन पॉइंट याद रखना, इनके पास मुख्य रूप से लंग्स पाया जाएगा और इसके अलावा इनके पास में जो है ना ट्रैकिया भी पाया जाएगा। ट्रैकिया और लंग्स दोनों चीजें पाई जाएंगी इनमें। ठीक है, लंग्स और क्या पाया जाएगा? ट्रैकिया, दोनों चीज पाई जाएंगी। सबसे लास्ट पॉइंट पे आता है कि अब आ जाएगा इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हमारे पास में बहुत कुछ है। पहला तो हो गया इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में हमने पढ़ना है, यहां पर समझना पहला वर्ड मैंने क्या बोला था, हनी बी जो एग्जाम्पल आता है। ठीक है, हनी बी इसे अपन कहते हैं। इसका एपिस इंडिका इसका नाम होता है, ये याद रखना, बायोलॉजिकल नेम याद रखना एपिस। इसके बाद आता है बॉम्बेक्सा, बॉम्बेक्स मोरी इसे अपन कहते हैं। तो बैम्बोक्सा मोरी जो होता है ना, ये रेशम बनाने के काम आता है, रेशम कीट है ये। और इसके बाद आता है लूसीफर, लक्का। ठीक है, ये लूसीफर जो होता है वो लाख बनाने के काम आता है, लाख इसे अपन कहते हैं। फिर पॉइंट आता है कुछ इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट यानी कीटे हैं, उसे अपन कहते हैं लोकस्टा, लोकस्टा। और भी बहुत सारा चीज जो इसमें आता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज आएंगे। इंसेक्ट में आएगा लोकस्टा, इसके बाद आएगा लिमुलस, लिमुलस। ठीक है, ये जीवित जीवाश्म है। तो आसान है पढ़ना, एक बार दो बार रिवीजन कर लो तो याद भी हो सकता है। और सबसे पहले फिर वाहक भी होते हैं, बीमारी फैलाते हैं, तो याद रखना एनाफिलीज मॉस्किटो नाम पड़ेगा उसका, एनाफिलीज। इसके बाद आपके पास में क्यूलेक्स मॉस्किटो, इसके बाद एडीज एजिप्टी। ठीक है, और इसके बाद सबसे लास्ट में पॉइंट आता है हाउस फ्लाई, और होप्सो हाउस फ्लाई का नाम तो तुम जानते ही होगे, उसे क्या कहते हैं हाउस फ्लाई को? मस्का डोमेस्टिका। तो हो गई कहानी खत्म, और इससे पॉइंट को अपन को पढ़ना है, चीजों को जानना है, समझना है। हमारे पास में ये फाइलम कंप्लीट हो गया। तो जब भी आप पढ़े तो पूरी चीजों को बढ़िया रिवीजन करके पढ़े, चीजों को अच्छे से रिवीजन करो कि कहां पे मेलपिगियन नलिका लिखा है ना हमने यहाँ पर, मेलपिगियन नलिका वगैरह। हाँ, मेलपिगियन नलिका सब कुछ लिखा हुआ है, सब कहानियां हैं। जो चीजें नहीं भी एनसीईआरटी ने उसको भी हमने, अच्छा एक सबसे पॉइंट मेन तो भूल ही गए हम लोग, बाह्य कंकाल। यहां पर लिखना इनका बाह्य कंकाल जो है किसका बना रहेगा, तो बाह्य कंकाल पाया जाएगा किसका? काइटिन का, काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल। काइटिन क्या है पूछ दिया जाए तो क्या याद रखोगे? प्रोटीन है काइटिन। ठीक हो गया, काम खत्म हमारे पास में। अब हमारे पास में नया फाइलम आएगा जिसका नाम है मोलस्का, फाइलम मोलस्का। अब हम यहां से नए फाइलम के विषय पे बात करेंगे, और ये आता है 7th 8th नंबर का फाइलम। तो हमने अब 7th फाइलम तक बात कर ली है, अब हमारा 8th नंबर का फाइलम को हम क्लियर करने जा रहे हैं, जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, जिसका नाम है मोलस्का। ठीक है, अब हम मोलस्का के बारे में डायग्राम इसलिए मैंने पहले से डाल रखा कि बच्चों को देखते ही इंटरेस्ट आना चाहिए कि यस हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं तो हमने इसको देखा ही जरूर होगा। तो फाइलम ने आपने देखा होगा कि मोलस्का मतलब तो होता है वैसा कि सॉफ्ट बॉडी, लेकिन आप कह रहे कहीं से सॉफ्ट तो दिख नहीं रहा है, तो असल में ये लोग अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं और बाहर से इनके पास ना एक आवरण पाया जाता है, कैल्शियम का बना हुआ, आवरण का बना हुआ, तो ये इनको डेड एनिमल्स कहते हैं। सो सेकेंड पॉइंट आता है मोलस्का। अब जब मैं कह रहा हूं किसी को मोलस्का, तो मोलस्का के कहने के पीछे के रीजन क्या है? मोलस्का का मतलब होता है, इसे अपन कहते हैं सेकेंड, पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि पहला फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? मोलस्का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मोलस्का मतलब होता क्या है? तो याद रखना मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी एनिमल, मतलब वो एनिमल जिनकी बॉडी जो है वो बहुत सॉफ्ट रहे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट अगर रहे, एकदम कोमल रहे, तो उसे अपन सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब आप इसे फील करना हो तो याद करना कि एक घोघा,
या घेंगा कहते हैं, सॉरी घोंघा नहीं, घेंगा, ठीक है। या ऐसा कुछ जानवर अपने से उठाओ और उनको जाके फोड़ के अंदर देखोगे ना तो बहुत सॉफ्ट दिखाई देते हैं, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं वो लोग अंदर से, तो इसलिए इन्हें सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये लोग सॉफ्ट बॉडी मोलस्का हो जाते हैं। अब सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स में क्या क्या होगा, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, इसमें लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं, खुद से हम इसके सारे पॉइंट को बनाएंगे और खुद से सारी कहानियां को फिर से बनते हैं। पहला पॉइंट ये होता है आवास। बताओ सभी आवास को क्या होता है, तो भाई ये लोग मुख्य रूप से जलीय होते हैं, कुछ हद तक स्थलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी कुछ हद तक हो सकते हैं। मोस्टली कहा जाता है, मोस्टली का मतलब होता है मुख्यतः, मुख्यतः जो है ये जलीय रहेंगे। फिर दूसरा पॉइंट, अब वही वर्ड आएगा, आवास क्लियर हो गया। अब हम पूछेंगे सममिति के विषय पे बताओ। सममिति तो क्लियर है भाई कि द्विपार्श्व सममिति तो होना ही होना है, ये हम तो चार्ट में पहले ही पढ़ चुके हैं, द्विपार्श्व सममिति। अब अगला पार्ट आता है कि अगर ये द्विपार्श्व सममिति है तो इसका संगठन कैसा है, संगठन बताने की जरूरत ही नहीं है, इसका भी संगठन अंग तंत्र इस तरह का रहेगा, ब्रॉड ऑर्गेनिज्म इनके पास में पाया जाएगा। फिर पॉइंट आता है कि संगठन अगर हो जाए तो इसके बाद सममिति हो गई। अब बताओ ये त्रिकोर की होते हैं, त्रिकोर की, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये लोग। इसके अलावा और क्या है भाई, इसके बाद इनके पास दे हैव सीलोम, सीलोम तो पाया जाएगा, प्रगुहा तो होगा इनके पास में, ठीक है। सेगमेंटेड रहेंगे क्या, ये सेगमेंटेड रहते हैं, तो ये याद रखना नॉन सेगमेंटेड, इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं रहेगी, खंड खंड में विभाजित नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये वो क्वालिटी हो गई जिसको तुमको 5 पॉइंट को तो कम से कम सबसे पहले पढ़ना है। इस डायग्राम में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम तुम्हें इतना ही दिखाई दे रहा है, बांटेंगे तो केवल एक ही जगह से बांट पाएंगे और जगह से बांट नहीं पाएंगे, मतलब द्विपार्श्व सममिति है, मींस दे हैव बाइलैटरल सिमेट्री, तो इनके पास जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री है, पहला पॉइंट हो गया। इस डायग्राम में तुम्हें क्या दिख रहा है कि मेसोडर्म है, ठीक है, हालांकि डायग्राम सिमेट्री, तो इनके पास जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री है, पहला पॉइंट हो गया। इस डायग्राम में तुम्हें क्या दिख रहा है कि मेसोडर्म है, ठीक है, हालांकि डायग्राम तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा क्योंकि इनके पास सिलोम होता है और यहां पर कहीं सिलोम दिख नहीं रहा है, तो ये डायग्राम को तुम नहीं बनाओगे, इसको बस देख लेना, ये डायग्राम नहीं बनाना, मतलब फिर भी याद रखना कि इस डायग्राम के हिसाब से तुम्हें एक बात समझ में आ रही है कि ये त्रिकोर के होते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास सिलोम भी होता है और इस डायग्राम में सिलोम दिख नहीं रहा है। तीसरा पार्ट आ जैसे, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ये लोग होते हैं सिलोमेट। अब ये सिलोमेट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, जिनकी गुहा चारों तरफ मेसोडर्म से आश्रित रहे, ये मेसोडर्म है और इसके बीचों बीच में गुहा दिखाई दे रही है, दैट्स व्हाई याद रखना इसे अपन कहते हैं कि ये सिलोमेट है। अब जो अगला प्रश्न आता है कि इनका बॉडी कैसा रहेगा, सिलोम दिख रहा है, देखो ये ऊपर वाला भाग है, ये स्ट्रक्चर है, ये अंदर वाला परत है, बीच में गुहा दिखाई दे रही ना, ये गुहा ही सिलोम है, तो सिलोमेट है। ये डायग्राम में कुछ लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखो, और अभी मैंने सिर्फ सिलोम पे फोकस करने का है ना, तो अभी सिर्फ सिलोम को देखना। अब यही डायग्राम मैं 5 बार आपको दिखाऊंगा और 5 बार अलग अलग चीजों पे फोकस करने का हूं, तो अलग अलग चीजों पे फोकस करना। सिलोम दिख गया, अब अगले डायग्राम में आ जाओ। ये मुख्य रूप से आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, मोस्ट ऑफ द केस में जल में दिखाई दे रहे हैं। कहां दिखाई दे रहे हैं, जल में, तो इनका आवास कैसा हो गया, जलीय, और मुख्य रूप से मैराइन, वहीं पर रहते हैं। अब इनकी बॉडी पे आ जाओ, इनकी बॉडी पे आते हो तो अब यहां पर आ गया आपके पास में पाचन तंत्र पूछा जाएगा, तो पाचन तंत्र को देखो, डायग्राम को देखो और बताओ कैसा है। तो बेटा पहली बात तो कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब पूर्ण, क्या बोलना चाहिए, पूर्ण पाचन तंत्र है। और जब मैं कह रहा हूं पूर्ण पाचन तंत्र तो तुम्हें माउथ और एनस दोनों दिखाई दे रहा है, तो पहले इसको फोकस करो। डायग्राम में देखो, माउथ दिखाई दे रहा है, एनस दिखाई दे रहा है, दोनों दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो पूर्ण पाचन तंत्र है, एनस भी है और माउथ भी है, और दोनों के दोनों सेपरेट भी है, ये दोनों के दोनों सेपरेट भी है। अगले पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है भाई, तुम अगर ये सब चीजें हैं तो और क्या पढ़े, इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है, स्टमक भी है, इंटेस्टाइन में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुख्य रूप से याद रखना कंप्लीट पाचन तंत्र पाया जाएगा। जस्ट सेम टू सेम दूसरा डायग्राम आता है और दूसरे डायग्राम में तुम्हें यहां पर 2 बातें समझाई जाएंगी। अब आएगा इनके पास में श्वसन तंत्र,
श्वसन तंत्र कैसा पाया जाता है, सांस कैसे लेते हैं। अब रहते कहां पर हैं, जल में, तो जल में रहते हैं तो श्वसन किससे करेंगे, गिल्स से श्वसन होगा। गिल्स से क्या होगा, श्वसन होगा। तो ये पॉइंट हो गया कि श्वसन कैसा हो गया कि जल में अगर रहते हो तो भाई गिल्स ही होगा ना। ये हो गया इनके पास में, तो इनके पास में गिल्स पाया जाएगा। बस डायग्राम में फोकस करो, मैंने बताया ना, एक बार तुम्हें माउथ पे, एक बार एनस पे, एक बार सीलोम पे, फिर अभी मैंने जिस लाइन पे फोकस कर दिया, लाइन खींची है, वो गिल्स है, तो गिल्स पे फोकस कर लो, गिल्स से श्वसन होगा। अब अगले पार्ट पे आते हैं, इनका परिसंचरण। परिसंचरण तंत्र, डायग्राम देखो, तुम्हें डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परिसंचरण तंत्र को देखो कि इनके पास में हार्ट है, हार्ट ने ब्लड किया, ये हीमोसील जिसे अपन कहते हैं साइनस यानी गुहा, क्या कहते हैं इसे, यहां पर इसे गुहा। कौन सा परिसंचरण तंत्र है, फिर गया ये गिल्स में, गिल्स से वापस आया, मतलब इनका परिसंचरण तंत्र कैसा है, खुला परिसंचरण। अब उम्मीद है आपको खुला परिसंचरण तंत्र तो मतलब पता ही होगा ना कि खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है जहां पर ब्लड जो है वो ओपनिंग में जाकर खुल जाए, वहीं से जाकर ओपनिंग हो जाए, उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक, ये लाइन हो गई। अब हम आते हैं आखिरी पार्ट में, इनका परिसंचरण मतलब ये कहना चाहिए कि इनका जनन तंत्र। जनन के बारे में एक ही बात है बेटा कि ये सारे के सारे ना एक लिंगाश्रयी ही होंगे। अब जब ये एक लिंगाश्रयी हैं तो मुख्य रूप से इनका जो जनन है वो जनन याद रखना अब लैंगिक ही होगा। ठीक है, जो निषेचन है जिसे अपन कहते हैं निषेचन, वो मुख्य रूप से तो आंतरिक ही होता है, लेकिन कभी कभी बाहरी भी हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से निषेचन जो होता है वो आंतरिक ही होना चाहिए, कभी कभी बस बाहरी होता है, मुख्य रूप से ये आंतरिक निषेचन ही करेगा। इसके बाद परिवर्धन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो परिवर्धन आप देख रहे हो, लार्वल स्टेज दिख रहा है, तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को डायग्राम देख देख कर समझ सकते हैं। गोनेट्स का मतलब क्या होता है, टेस्टिस ओवरी इनके पास पाया जाएगा ही जाएगा। तो बस ये पॉइंट याद रखना है कि इसके बाद ये अंडजनक अंडे भी देते हैं, ये जनन की बात हो गई। सबसे आखिरी में जो इसके ऊपर के मुख्य लक्षण है, मुख्य लक्षण है, उस मुख्य लक्षण पे अब तुम्हें फोकस करना है। मुख्य लक्षण पे इस पे आता है तो इनके पास में बाहर एक कवच पाया जाएगा, कैल्शियम का बना एक कवच। पहला पॉइंट ये आता है कि आपसे कहा जाएगा कैल्शियम का कवच होगा। कभी कभी ये कवच को छोड़ देते हैं और फिर कवच आपने देखा होगा, अगर आपने कभी शंख लगाया होगा, फूका होगा, तो शंख का जो बाहरी आवरण है ना, एक्चुअली वो मोलस्का से ही मोलस्का बनता है, और उसके अंदर जिसमें अपन सांस फूकते हैं ना, असल में उसके अंदर ये मोलस्का वाला जानवर रहता है, ये मोलस्का वाला एनिमल्स उसके अंदर में रहता है। तो इस तरीके से याद रखना है। अब इसमें 3 क्वेश्चन आता है कि इसका शरीर कितने भागों में बटा होता है। जब आप इसके शरीर को देखोगे तो ये हेड वाला भाग है, नीचे की तरफ में ऐसा फ्लैट चपटा भाग रहेगा, लगेगा ही नहीं वो जानवर चपटा रहेगा, और ऊपर वाला भाग थोड़ा सा ऐसा फूला हुआ रहेगा। तो 3 भाग दिखाई देते हैं, हेड, फुट और हम्प। हम्प यानी गुंबद। किसी भी इनके शरीर को देखा जाए कि मुख्य लक्षण पे है तो बॉडी डिवाइड होगा, पहले वर्ड वाला भाग है, नीचे की तरफ में ऐसा फ्लैट चपटा भाग रहेगा, लगेगा ही नहीं वो जानवर चपटा रहेगा, और ऊपर वाला भाग थोड़ा सा ऐसा फूला हुआ रहेगा। तो 3 भाग दिखाई देते हैं, हेड, फुट और हम्प। हम्प यानी गुंबद। किसी भी इनके शरीर को देखा जाए कि मुख्य लक्षण पे है तो बॉडी डिवाइड होगा, पहले वर्ड आ गया हेड में, दूसरा वर्ड आ गया इसे अपन कहते हैं फुट, नीचे का चपटा वाला पार्ट, और उसके बाद आ जाता है हेम्प यानी कुंड, ऊपर वाला भाग, इसे विसरल भाग ऊपर वाला कहते हैं। ये 3 भाग इनके पास में पाए जाएंगे। तो हेड, फुट और हेम्प ये 3 भाग है। हेड यानी इनके पास सिर है, फुट यानी इनके पास पाद है, पैर है बैठने के लिए, और हेम्प का मतलब इनके पास में कुंड है जो ऊपर की तरफ में ऐसा निकला हुआ रहेगा। ठीक, तो अब ये पूरा पॉइंट यहीं पर निकल कर आता है कि इनका शरीर अखंडित है, इनका शरीर अखंडित है, सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा, लेकिन सिर, पेशीय पाद और अंतरंग कुकुद होता है इनके पास।
तीन चीज इनके पास मुख्य रूप से पाई जाएगी। सबसे पहला सिर है, उसके बाद नीचे पेशीय पाद, मस्कुलर पैर है जिससे ऐसा ऐसा गति कर लेते हैं कभी कभी बाहर निकाल के पैर को, और अंतरंग कुकुद मतलब ये ऐसा ऊपर में विसरल मांस पाया जाता है। ये जो पार्ट ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा विसरल मांस जिसके अंदर पेट, हेड, हार्ट वार्ट सब प्रेजेंट है। अब बाहर से अगर अंदर की तरफ में देखें तो ये जो परत दिखाई दे रही है वो किसकी बनी हुई है। इसको बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं कि ये कवच है, फिर उसके अंदर क्या है, फिर उसके अंदर क्या है, फिर उसके अंदर क्या है, इसको समझते हैं। तो त्वचा की सबसे पहले नरम और स्पंजी परत कुकुद के ऊपर हम्प बनाती है। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ में दो बातें आती हैं कि त्वचा है, त्वचा के ऊपर मेंटल यानी कुकुद है, और उसके ऊपर प्रवार यानी हम्प है। लाइन याद रखना, सबसे पहले नीचे त्वचा है, त्वचा के ऊपर मेंटल है, कुकुद है, कुकुद के ऊपर प्रवार है। ये तीनों मिलकर इनका आवरण बनाते हैं बाहर से। फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे पहले सॉफ्ट त्वचा है जो रहेगी अंदर की तरफ में, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा मेंटल यानी कुकुद, इसे अपन कहेंगे जो उसके बाहर रहेगा, और सबसे ऊपर में हम्प बनाती है ये आवरण। तो ये अंदर की तरफ में त्वचा है बेटा, ये जो आवरण दिखाई देगा ये वाला भाग, ये त्वचा रहेगी यहां पर, और त्वचा के ऊपर जो है कैल्शियम का आवरण पाया जाएगा, इज ऑल्सो कॉल्ड कुकुद, इज ऑल्सो कॉल्ड मेंटल, और ये दोनों मिलकर हम्प बनाते हैं। कुकुद प्रवार के बीच में, कुकुद और प्रवार के बीच में याद रखना, कुकुद और प्रवार के बीच की जगह जो होती है उसे प्रवार गुहा कहते हैं, उसे उसके बीच में कैविटी है, गैप है। ये जो गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे त्वचा होगी मान लो, यहाँ पर कुकुद होगा, उनके बीच में जो जगह होगी तो प्रवार और कुकुद के बीच की जगह को गैप कह देंगे, वहां पर गैप हो जाएगा। कई बार इसमें गिल्स के समान क्लोम भी पाए जाते हैं, इनके पास गिल्स भी पाया जाता है। ये देखो इनके बाहरी भाग में गिल्स है, ये सब पाया जाएगा। और गिल्स जो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायक होता है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनके पास उत्सर्जन करने के लिए, इनके पास उत्सर्जन करने के लिए कोई अलग से नहीं, इनके पास गिल्स ही उत्सर्जन करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिल्स ही क्या करेगा, गिल्स ही करवाएगा श्वसन और गिल्स ही करवाएगा उत्सर्जन। ये दोनों पॉइंट आपको एकदम वेरी वेल नोन तरीके से रट्टा बैठ जाना चाहिए कि हमें इन दोनों को कंप्लीट करना है। क्लियर हो गई कहानी यहां पर। तो ये हमारा मुख्य रूप से कहानी थी इसके लिए। अब पॉइंट निकल कर आता है कि इनके पास में सेंसरी ऑर्गन भी होगा। सेंसरी ऑर्गन अगर मोलस्का में देखा जाए तो हेड में कहां कहां पर है, डायग्राम देखो। इस डायग्राम में तीन जगह, सबसे पहले हेड के पास में यहां से माउथ जो होता है ना, यहां पर रेडुला होता है। रेडुला को हिंदी में कहते हैं रेती जिह्वा। ये जिह्वा भोजन को अंदर लेने, पचाने आदि में आवश्यक होती है, इसे रेती जिह्वा कहते हैं। सर के ऊपर में ऐसा देखना घोघा के हमेशा ऐसा टेंटिकल्स, एक ऐसा डंक जैसा निकला हुआ रहता है, सींग जैसा, इसे सेंसरी टंग टेंटिकल्स कहते हैं, संवेदी तंत्र कहेंगे इसको। ये देखो ये मेंटल है, ठीक है, ये सेल है, उनके बीच में गुहा दिखाई देगा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि स्पर्श जो है संवेदी स्पर्शक, मेंट्री संवेदी सेंसरी टेंटिकल्स होंगे। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने अंग होता है जिसे रेडुला कहते हैं। तो संवेदना के लिए दो है, एक तो रेती और एक सेंसरी टेंटिकल्स, ये संवेदनाएं बनाने के काम आते हैं, ये मुख्य इसका काम। तो पूरा टॉपिक ही अपने आप में आपको मोलस्का बहुत आसान है। सेकंड सबसे बड़ा फाइलम है, सॉफ्ट बॉडी रहती है, सम्मिति जो है इसके पास में अंग तंत्र स्तर की है, इसके पास द्विपार्श्व सम्मिति जो है द्विपार्श्व सम्मिति संगठन जो है इसका अंग स्तर का है। ये त्रिकोर की होते हैं, इनके पास सिलोम पाया जाता है, खंड नहीं पाए जाते हैं। तो पाया क्या जाता है, इनका जो पाचन है वो पूर्ण पाचन होगा। इनके पास मुख है, एनस है, सब कुछ है। इनके पास जो परिसंचरण है वो खुला परिसंचरण तंत्र है। इनके पास जो श्वसन अंग है वो गिल्स, वही उत्सर्जन भी करता है। इनके पास जो तंत्रिका तंत्र है वो भी पाया जाएगा। इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक का नाम है सेंसरी टेंटिकल्स और रेडुला। इनका शरीर जो है फुट मतलब नीचे की तरफ में पैर, पेशीय पाद, हेड और हम्प में बटा हुआ होता है। हम्प के अंदर की तरफ का एक परत है त्वचा, त्वचा के बाहर है मेंटल, मेंटल के बाद कुकुद और उसके बाहर जो है हम्प। उन दोनों के बीच की, प्रवार और कुकुद के बीच की जगह गैप को प्रवार गुहा कहते हैं। एकदम आसानी से याद हो सकती है कि उनके बीच की जगह जो है वो प्रवार गुहा कहते हैं। आप इस डायग्राम को बनाओगे तो सबसे बाहर लिख लेना कि भाई ये जो है हेम्प है,
ठीक है, ये वाला वर्ड हो गया, इसे हेम्प मतलब प्रावार कह देना, ठीक है, और इसे कह देना कुकुद, और ये हो गई हमारी त्वचा, शॉर्टकट में याद करना हो तो इस खाली जगह को क्या कहेंगे, प्रवार गुहा कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रवार गुहा। तो कहानी बन जाएगी और इसके बाद फिर अगले पार्ट में हम लोग इसमें देखते हैं। अब हमारे पास में ये पॉइंट बनेगा कि ठीक है, ये गेल श्वसन ये सब कुछ करेगा श्वसन करने के लिए, ठीक है। अब ये संवेदनाएं भी इनके पास में है। अब आता है सबसे आखिरी में इसका एग्जाम्पल हमको क्या क्या पढ़ना है। पहला एग्जाम्पल आता है बेटा पाइला, याद रखना भूलना नहीं, घोघा जो बनता है उसे पाइला कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाइला जिसे अपन घोघा कहते हैं। इसके बाद पिंक टाडा, मुक्ता शुक्ति, इसी से मोती मिलता है, मोती मिलने वाले को पिंक टाडा कहते हैं। मैं भी इसका डायग्राम दिखाता हूं तुम लोग को। सीपिया, इसे कटल फिश कहते हैं। कटल फिश याद रखना ये कोई फिश नहीं है, दो फिश पढ़ा चुका हूं, एक जेलीफिश जो आया था किसमें, आपके निडारिया में, दूसरा कटल फिश ये आता है मोलस्का में, सीपिया कहते हैं इसको। पूछ दिया जा सकता है, जितनी भी फिश है उनको याद रखना। इसके बाद लोलिगो, इसे स्क्विड कहते हैं, इसके बाद ऑक्टोपस, बेताल मछली इसका नाम, ऑक्टोपस को तो तुम जानते ही हो, इसी में आता है। स्पाइलिया, समुद्री खरगोश कहते हैं इसको। इसके बाद जेंटिलियम, रद कवरक कहते हैं। कीटोप्ल्यूरा, इसे अपन काइटन कहते हैं। अब तुम्हें पूरा तो याद होगा नहीं क्योंकि भाई थोड़ा सा परेशानी तो होता ही है, लेकिन फिर भी कम से कम सीपिया, ऑक्टोपस, लोलिगो, पिंक टाडा, पाइला कुछ तो याद ही कर सकते हो। तो आइए इसके बारे में फटाफट एक ये हमारा डेविल फिश ऑक्टोपस, ये हो गया हमारा एफाइसिला सी हेयर इसे अपन कहते हैं, ये जेंटिलियम, और लास्ट वाला उपाय होता है इसे अपन है टीनोप्ल्यूरा कहते हैं। खत्म, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा इस तरीके से बन जाता है। सो 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं इसके ऊपर में कि ये चैप्टर पूरा हमारा किस विषय को समझाना चाहता है। पूरा चैप्टर बहुत आसान है, मैंने आपको सिर्फ 2 आज फाइलम पढ़ाए, का नाम आता है मोलस्का। तो एग्जाम्पल्स पे ज्यादा तुम्हें अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आखिरी में एक बार फिर रिवीजन करा दूंगा। पूरे टॉपिक में तुम्हें कितना याद होते जा रहा है बस इतना याद रखो, ट्रिक बनाओ, कहानियां बनाओ, अंत तक आपको चैप्टर याद होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। टॉपिक में परेशानी मत लाओ, मतलब अपने आप को परेशान मत करो, धीरे धीरे करके पढ़ो, चीजें अपने आप तुम्हारे लाइन बाय लाइन चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो अपने आप मतलब अगर ये चैप्टर तुम्हें 20-30% भी समझ में आ, समझ लो सबसे बड़ी बात ही होती है। सबसे कठिन चैप्टर में से एक है, इसलिए आप इन्हें बना लोगे तो कहानियां एकदम मजेदार तरीके से बन जाएंगी। चलो तो इसे आप लोग कर लेते हैं, चलो एक आध क्विज कर लेते हैं, इसके ऊपर में क्वेश्चन बनाते हैं, देन फिर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ही दिया आखिरी क्लास में फिर आपको एक रिवीजन करा दूंगा और उस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे टॉपिक आ जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के 70-80 क्वेश्चन तो आपसे मैं करवा दूंगा, बाकी खुद क्वेश्चन खुद से बना लेना आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ में आते हैं। इनमें से किसमें अरिसमिति होती है? रेडियल सिमेट्री। कौन है जिसके पास रेडियल सिमेट्री होती है? हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा या आर्थ्रोपोडा? क्या लगता है क्या सही जवाब होगा इसका? जिसके पास अरिसमिति मीन्स इसके पास में होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जिसके पास पाई जाती है वो जानवर कौन सा होगा इनमें से? हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा। थर्ड इज द राइट आंसर, इकाइनोडर्माटा ही इसका सही जवाब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में चलते हैं कि इसमें से एस्केलमेंथीज के बारे में लिया हुआ है गुण, ठीक है, और कौन सा कथन जो है इनमें से 2 कथन सही है और बाकी कथन गलत है। द्विपार्श्व सममिति और त्रिकोण की होते हैं, क्या ये बात सही है? ये पक्की बात है। ये एक लिंगाश्रयी होते हैं, ये भी सभी में फॉलो होता है। ये सभी या तो पादप में या तो जंतु में परजीवी होते हैं। एस्केलमेंथीज, गोलकृमि जिसे अपन कहते हैं, है ना, एस्केलमेंथीज या जिसे हम कहते हैं गोलकृमि। तो ऑप्शन ये होता है, जैसे अपन गोलकृमि में जानते हैं कुछ जो जानवर हैं वो सबके सब परजीवी तौर पर नहीं होते हैं परजीवी ये लोग भी, लेकिन सबके सब परजीवी ऐसा नहीं है। प्लेटीहेलमिन्थेस लेकिन पूर्णतः परजीवी रहता है, तो ये लोग भी होते हैं लेकिन नहीं। तो सही जवाब जो है पहला और दूसरा, ये एक लिंगाश्रयी होते हैं और ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणिकी होते हैं, ये दूसरा पार्ट है। फिर हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न में से किसे सामान्य रूप से मुक्ता शुक्ति परलास्टर कहते हैं?
ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पर्ल ऑयस्टर मुक्ता शुक्ति, जो मोलस्का में हम इसने पढ़ा, हमने इसको, ये लास्ट पॉइंट ही था एकदम। तो इसे उसका एक्चुअली उसका नाम क्या है, पर्ल ऑयस्टर का नाम क्या था, लिमुलस, डेंटेलियम, ऑरेलिया, पिंकटाडा। तो इसका एक लाइन तो याद रखना ही पड़ेगा, इसे अपन पिंकटाडा कहते हैं, पिंकटाडा, पर्ल ऑयस्टर, और इसी को वही मोती वाला पोर्शन कहते हैं इसको। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कोई बहुत बड़ा लोड है ही नहीं, आसानी से बनाइए, चीजों को रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ोगे उतना अच्छा हो जाएगा। निम्न में से किसमें अरी सम्मिति, वयस्क और द्विपार्श्व सम्मिति में लार्वा होता है? क्वेश्चन एकदम सीधा है, एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन है, और उस लाइन को पढ़ लिए मतलब हमारा काम कंप्लीट। निम्न में से किसमें अरी सम्मिति वयस्क में होती है? मतलब पहली बार ऐसा होगा कि उसका वयस्क जो है अरी सम्मिति है और द्विपार्श्व सम्मिति का उसका एडल्ट होगा। अभी कैसे पॉसिबल है, कैसे हो पाएगा ये? तो इसको बताना है। एकाइनोडर्माटा में, सरीसृप में होता है क्या, उभयचर में होता है या नेमेंथेल में होता है? किसमें होता है? एकाइनोडर्माटा में। ये एक ऐसा बड़ा जानवर है जिसकी सम्मिति जो है अरीय हो जाती है एडल्ट होने पर, और जब तक ये नॉर्मल रहते हैं तो नॉट एडल्ट, ये द्विपार्श्व सम्मिति किसमें रहेगी? लार्वा में। द्विपार्श्व सम्मिति किसमें रहती है? लार्वा स्टेज में। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डन हो गया। फिर हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्न जीवों में कौन पूर्णतः अपरजीवी रूप है? कौन है एकदम इनमें से जो पूर्णतः अपरजीवी रूप है? अब आपको यहाँ पे बताना, हालांकि यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। दोनों क्वेश्चन के जवाब आपको बारी बारी से देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, निम्न जीवों में से कौन पूर्णतः अपरजीवी रूप है? कौन पूर्णतः अपरजीवी रूप है? समुद्री एनिमोन, फीता कृमि, जोंक या मच्छर? क्या लगता है आपको? पूर्णतः अपरजीवी मतलब वो अपरजीवी के तौर पर रहता ही नहीं, तो आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। टीनिया सोलियम परजीवी रहता ही रहता है, मच्छर परजीवी है ही है, जोंक परजीवी है, समुद्री एनिमोन अब रहता समुद्र में है तो वो जो है पूर्णतः अपरजीवी है, वो परजीवी तौर पर नहीं रहेगा। फिर आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, ए बी सी डी। अब ये चारों को तुम्हें एकदम एक दूसरे से बताना है कि कौन किसका ऑप्शन होता है। ठीक है, 6वें नंबर का क्वेश्चन अगर ये होता है तो मान लो ये 5.1 हो गया एग्जांपल के लिए, 6 मत कहना, इसे 5.1 हो गया। तो आप सिर्फ डायग्राम को देख के बताओ कि कौन किसका है। कभी नाम सुना है, देखा है डायग्राम? ये नेरिस है, ये हिरोडिनारिया है। ठीक है, ये अब नर है कि मादा ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा, ये पर्णकृम है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है कि ये थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर में सामने से दिख रहा है, मेरे हिसाब से ये नर गोलकृमि होना चाहिए। गोलकृमि मतलब स्केलमेंथीज जो है, इसकी नर जो है ना बड़ा होता है, मादा छोटी होती है। तो अभी साइज बड़ा है कि छोटा है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो खैर ये क्वेश्चन का कोई खास मतलब है भी नहीं, इसको अपन नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सी आंसर हो गया इसका। डायग्रामिक क्वेश्चन नीट में आजकल आते भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6वें तय पे, दंशपुटिकाएं जिसे निमेटोसिस्ट कहते थे, निमेटोसिस्ट या नीडोब्लास्ट कहते थे, किसमें पाया जाता था? तैया और मधुमक्खी में, आर्थ्रोपोडा में, बिच्छू और गोबरा में, मतलब बिच्छू हो गया आर्थ्रोपोडा, ये हो गया रेप्टाइला, समुद्री पिच्छ और सी फैन में, सी फैन में और समुद्री पिच्छ में। एग्जैक्टली यही दोनों आते थे बेटा, किसमें? यही आते हैं सिलेंट्रेट्स में, और इन्हीं के पास ये प्रेजेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7वां बताइएगा, नीचे दी गई विशेषताएं इनके द्वारा दर्शाई जाती हैं। ये जो विशेषताएं लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सा जानवर है जो उसे फुल तरीके से फॉलो करता है? बाह्य कोशिकीय और अंतः कोशिकीय पाचन, मतलब कोशिकीय संगठन है, कोशिका के अंदर कोशिका के बाहर पाचन है, विशिष्ट रूप से समुद्री है, अरीय सम्मिति है, द्विकोरकी है, उतक स्तर का संगठन है। गजब बात कर दिया इसने, उतक स्तर का संगठन है, अरीय सम्मिति है और द्विकोरकी है, उभयलिंगी है, बाह्य निषेचन है और अप्रत्यक्ष परिवर्धन है, और कोई भी अलैंगिक प्रजनन नहीं होता। तो भाई ऐसा ऑप्शन जो है ना, ये सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा में ही हो सकता है। अब सिलेंट्रेट्स तो अलैंगिक जनन करते हैं, तो बचा सिर्फ और सिर्फ किसमें? अच्छा, कंकत पट्टिका, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो ये जैसे ही आता है तो ये एग्जाम्पल आ जाता है टीनोफोरा का। तो सी इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 8वें नंबर के सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन स्पंजों के लिए बिना अपवाद के सत्य है? बिना अपवाद मतलब वो बात एकदम सही है, सब में पाया जाएगा। कैल्शियम की कंटिकाएं नहीं पाई जाती, स्पॉन्जिन की कंटिकाएं होती है।
पुनर्जनन की उच्च क्षमता होती है, कुछ हद तक ये सही लग रहा है। यह केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं, नहीं स्पॉन्ज या फ्रेश वाटर में पाया जाता है। यह सब अरीसम्मिति होते हैं, नहीं किसी किसी के पास में सम्मिति अरी तो किसी के पास में नहीं होती। तो हमारे हिसाब से सही सवाल जो है वो बी है, सभी के पास एक सेल होती है जिसका नाम होता है मियां आर्कियोसाइट सेल। क्या नाम होता है? आर्कियोसाइट सेल। और यह कोशिका एक स्पॉन्ज से दूसरा स्पॉन्ज को बनाने के लिए मददगार है और दैट्स व्हाई इसमें पुनर्जनन की क्षमता होती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आर्थ्रोपोडा पढ़ाया गया है, जवाब दीजिए। सिल्वर फिश, बिच्छू, केकड़ा और मधुमक्खी में क्या समानता होती है? आपको क्या लगता है कि सिल्वर फिश, बिच्छू, केकड़ा और मधुमक्खी में क्या समानता है? सब में संयुक्त टांगे हैं, सब में कायांतरण हो रहा है, सब में विष ग्रंथियां हैं, या सब में संयुक्त आंखें मतलब कंपाउंडाइज है? क्या लगता है आपको? बताइए, टाइम इज ओवर। ऑफ कोर्स ए इज राइट आंसर, संयुक्त टांग, क्योंकि सब के सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं तो इनके पास में पाया जाएगा ज्वाइंट अपेंडेजेस। क्या पाया जाएगा? ज्वाइंट अपेंडेजेस। तो राइट आंसर यही होगा और यही इसका सही जवाब है। तो चलिए फिर आज हमने पढ़ लिया है आर्थ्रोपोडा मोलस्का के बारे में। नेक्स्ट क्लास में एकाइंडर्माटा, हेमिकोडिटा, कॉर्डेटा और भी बहुत सारी चीजें फिर हम लोग डिटेल करते चले जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखिए, पढ़िए अच्छे से। कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आए तो बताइए, क्वेश्चन खूब सारा बनाइए और पॉइंट वाइज 2-2, 3-3 फाइल हम इसलिए डेली पढ़ा रहा हूं मैं ताकि आपके दिमाग में एकदम चीजें बैठ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।